नमस्कार दोस्तों, मैं आयुष्मान जो आपसे मुखातिब हूँ। बहुत सारे बोझ झेलते झेलते मैं थक चुका हूँ और शायद इन्हें आपसे शेयर करके ही कुछ शांति मिले। पर ठहरो, मैं आपको शुरू से अपनी कहानी बताता हूँ। मेरा जन्म कोलकाता के एक संपन्न परिवार में हुआ था। माँ बाप दोनों डॉक्टर थे और मुझे भी डॉक्टर बनाना चाहते थे। बस उनकी यही बात मुझे विद्रोह करने के लिए उकसाती थी। मुझसे छोटी एक बहन भी थी जिसका नाम रत्ना था। वह बहुत तेज बुद्धि की थी। मुझसे जो अपेक्षाएं माँ बाप करते थे वही उन्हें धीरे धीरे पूरा कर रही थी। मम्मी पापा का बहुत बिजी शेड्यूल था और उनका हॉस्पिटल बेहद प्रसिद्ध था। अमीर लोग मोटी रकम खर्च करके उन्हें प्राइवेट रूप से घर पर भी बुलाते थे और देर रात दोनों घर पर आ पाते थे। कुल मिला के हम 4 लोग इतने बड़े आलीशान बंगले में नौकरों की फौज के साथ रहते थे। मम्मी पापा के पास समय की कमी के कारण अपनी सारी समस्याएं मैं अपनी बहन से शेयर किया करता था। हाँ, तो वो मुझसे उम्मीद करते थे कि आगे चलकर मैं डॉक्टर बनकर उनका प्रोफेशन आगे बढ़ाऊं। अब मैं कैसे उन्हें समझाऊं कि मुझे कैसे कैसे अनुभव से गुजरना पड़ता है। नींद आते ही मुझे अजीब अजीब सपने आते हैं। कुछ अनजानी जगह, अनजाने लोग जैसे मुझे बुला रहे हों। मैं जग जाता हूँ और फिर नींद नहीं आती। अब तो बार बार देखते देखते मैं वो चीजों को पहचानने भी लगा था। वही एक सा रूटीन, स्कूल, घर और फिर खेल। मेरी बेचैन आत्मा कुछ नया करना चाहती थी, कुछ नया खोजना चाहती थी और मेरी यही प्रवृत्ति मुझे स्कूल में सब बच्चों से अलग करती थी। वाइल्ड लाइफ पिक्चर्स मुझे अपनी ओर आकर्षित करती थी और इसी कारण आगे कॉलेज लाइफ में जंगली जानवर और पंछियों के फोटो प्रदर्शित कर करके मैं फेमस होने लगा। मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर बनना चाहता था, जो मेरे माता पिता को नामंजूर था। मेरी कॉलेज लाइफ अब पूरी हो चुकी थी। मैंने अपना जीवन जीने के लिए विद्रोह कर दिया। मेरे जैसे ही 5 साथी और जुट गए। राज, सुशांत, असगर और ब्रायन डिसूजा और जयदीप सभी एक से बढ़कर एक धाकड़ थे और हमने प्लान बनाया अरुणाचल प्रदेश के जंगलों में जाने का और वहां आदिवासी कबीलाई संस्कृति पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का। हमारा काफिला गाड़ी में चल पड़ा। जरूरत की सभी चीजें गाड़ी में रखी थी। यूं समझो जैसे चलती फिरती गृहस्थी हो। हल्का टेंट, खाने पीने का सामान, ये सभी चीजें थी। गेस्ट हाउस में अपना ठिकाना बनाकर आज सवेरे सवेरे ही बलखाती पहाड़ी और सरपीली सड़क पर कार चली जा रही थी और हम गाने की धुन पर सभी झूमते हुए मस्ती के मूड में थे और एक गाइड भी हमने साथ में लिया था। सड़क के दोनों तरफ घने पेड़ों की कतारें पीछे छूटती जा रही थी और आगे लोकेशन अच्छी देखकर हमने गाड़ी रोक दी और पैदल घूम घूम कर देखने लगे। तभी झाड़ियों में आहट सुनाई दी। ब्रायन डिसूजा देखने के लिए गया और तभी गिरने की तेज आवाज आई। हम सभी चौंक पड़े और झाड़ी की तरफ भागे, पर वहां से डिसूजा गायब था। गाइड का चेहरा एकदम से पीला पड़ गया था और हम सभी डिसूजा को चिल्ला चिल्ला कर पुकार रहे थे और इधर उधर ढूंढ रहे थे, पर डिसूजा को तो जैसे धरती ही खा गई। हमने झाड़ियों को अच्छी तरह से देखा। फिर हमने ये सोचा कि जो कोई भी होगा उसने डिसूजा का मुंह बंद कर दिया होगा, तभी तो केवल उसके गिरने की आवाज आई, उसके चिल्लाने की नहीं। घसीटे जाने के निशान थे और झाड़ियां भी टूटी हुई थी और एकाध खून की बूंदों के निशान भी थे। शायद वह घायल भी हो गया था और थोड़ी ही दूरी के बाद फिर कोई निशान नहीं मिले। मेरा दिल भर आया। भगवान जाने वो कैसा होगा, कुछ हो तो नहीं गया उसे। हम सभी एक जैसे स्वभाव के होने के कारण एक दूसरे पर जान छिड़कते थे और एक दूसरे की मुसीबत अपने ऊपर लेने को तैयार रहते थे। हमने एक दूसरे की तरफ देखा। तभी गाइड बोला, साहब अब मैं चलता हूँ, मैंने यहाँ तक की ही बात करी थी। तभी मुझे बहुत गुस्सा आया और मैं उस पर चिल्ला पड़ा, देखते नहीं हम सब कैसी मुसीबत में पड़ गए हैं और तुम्हें अपनी ही पड़ी है। तो गाइड बोला, साहब आगे यह सारा इलाका प्रेतग्रस्त है और इससे आगे मैं वैसे भी नहीं जाऊंगा। मैंने तो आपको पहले ही मना किया था,
आप ही नहीं माने तो मैं क्या करूं? अब मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। जब उस गाइड ने इस जगह के बारे में बताया था तब हमने उसकी बात हंसी में उड़ा दी थी और भारी रकम का लालच देकर हम उसे यहाँ तक ले आए थे। फिर उसने बोला, साहब इधर लोगों का आना जाना ना के बराबर है। दिन में तो फिर भी कोई इक्का दुक्का सड़क में आता जाता हो, पर सड़क से उतरकर इस प्रेतग्रस्त इलाके में पांव धरने की हिम्मत कोई नहीं करता। गाइड अपनी बात कहकर चला गया। आगे किसी प्रकार के निशान नहीं थे और हम वापस लौट आए। तभी अचानक मेरे दिमाग में एक विचार आया कि जहां हमने कार रोकी थी वहां से थोड़ी दूरी पर कुछ झोपड़ियां दिखाई दी थी। क्यों न वहां से पूछ कर देखे, शायद कुछ पता चल जाए। हमने कार सड़क से नीचे उतारकर झाड़ियों में छिपा दी। पत्ते वाली कुछ डालियां उसके ऊपर रखकर छिपा दिया ताकि सड़क से वह सीधी दिखाई न दे। जंगली जानवरों से बचने के लिए लाई गई पिस्तौल, जो कि सभी के पास थी, हमने उसे कार से निकाली। फिर टॉर्च और छोटे मोटे उपकरण और जो भी जरूरी सामान हमने अपने बैग में लिए और चल पड़े। अब कुछ निपटारा करके ही वापस आना था हमें। हम सब झोपड़ियों के पास पहुंचे और सब में झांक कर देखा तो सब खाली पड़ी थी। एक झोपड़ी में एक लड़की और एक बूढ़ा आदमी था। शायद वह बीमार था और वह चारपाई पे लेटा हुआ था, लेकिन हम सबको जैसे ही देखा तो चौंक कर उठ बैठा। मैंने उदास भरी आवाज में कहा, आपने इधर मेरे साथी को देखा है क्या? तो बूढ़े ने कहा, नहीं, मैंने यहाँ किसी को नहीं देखा। फिर मुझसे पूछने लगा, कहाँ था तुम्हारा दोस्त? तो मैंने घटना स्थल की तरफ इशारा करके पूरा मामला बताया। तो वह निराशा से सर हिलाते हुए कहने लगा, अब कोई फायदा नहीं, अब तक जो होना था वो हो चुका होगा। क्या मतलब? बेचैनी और उत्सुकता से मैंने पूछा, क्या आप जानते हैं कि मेरा दोस्त कहाँ होगा और कैसी हालत में होगा? कहते कहते मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। मतलब यह है कि यहाँ से सीमा खूंखार आदिवासियों के इलाके की है और उसके अंदर घुसने पर अनजाने लोगों को वे मार डालते हैं या तो उनकी बलि चढ़ा देते हैं। तुम्हारा साथी उनके हत्थे चढ़ गया है। अच्छा होगा कि तुम सब यहाँ से चले जाओ, वरना तुम सब मारे जाओगे। इस बार जयदीप बोल पड़ा, नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं जाएंगे। कबीले का रास्ता किधर है, आप हमें यह बता दो। तब उस बूढ़े आदमी ने उस लड़की से कहा, किरणची, इन्हें जाने का रास्ता बता दो। सब कुछ बड़ा अजीब सा लग रहा था और हथौड़े की तरह कई सवाल हमारे दिमाग में ठोकरें मार रहे थे। इस सुनसान जंगल में इतनी जवान लड़की और ये लाचार बूढ़ा अकेले कैसे रह रहे थे? और मान लो रह भी रहे थे तो हम चार अनजान लोगों के साथ घने जंगल में उसे कैसे भेज रहा था? सदमे और इन अजीब अजीब बातों के कारण हमारा दिमाग घूम रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि तभी लड़की उठी और अपने पीछे आने का इशारा किया। मैं अपने साथियों के साथ उसके पीछे पीछे घने जंगल में चल पड़ा था, जहां घसीटे जाने के निशान थे और रास्ता उसके आगे से ही था। अब तक दिन के 12 बज चुके थे, पर घने जंगल में अंधेरा छाया हुआ था और काफी भयानक सा माहौल था। लड़की आगे आगे जा रही थी और हम झाड़ियों को बचाते बचाते हुए निकल रहे थे, लेकिन वो लड़की जैसे उनके ऊपर उड़ते उड़ते हुए निकल रही थी। हम सभी कबीले में आ गए थे, मगर कोई दिखाई नहीं दे रहा था। वह लड़की जो अभी हमारे साथ थी, अब वह बहुत दूर आगे दिखाई दे रही थी। मिट्टी, बांस और पत्थर से झोपड़ियों की तरह कबीले के घर बने थे। असगर अचानक चिल्ला पड़ा, देखो, वो देखो डिसूजा। डिसूजा एक पेड़ पर से धड़ाम से हम सबके सामने जमीन पर आकर गिरा, जैसे उसको किसी ने फेंका हो। हम सब उसकी तरफ झुके और उसे पुकारने लगे। उसका चेहरा और शरीर बुरी तरह से नुचा हुआ था, खून से सना वह बेहद डरावना लग रहा था। जैसे ही हमने उसे देखना चाहा कि वो जिंदा भी है या नहीं, कि हमारे शरीर में जैसे करंट दौड़ गया। वो लड़की जो अभी इतनी दूर थी, वो अभी हमारे पीछे खड़ी होकर बहुत ही ठंडे स्वर में कह रही थी, मत छुओ उसे, नहीं तो मार दिए जाओगे। हे भगवान, ये क्या चक्कर था? यह क्या हो रहा था? इतनी ज्यादा दूर लड़की एकदम से पीछे कैसे आ गई? मैंने डिसूजा के सीने पर हाथ रखकर देखा
तो उसकी धड़कनें थम चुकी थी। वह मर चुका था और सामने उसकी लाश पड़ी हुई थी। मैं जोर जोर से रोने लगा। तभी फिर से आवाज आई, तुम माने नहीं, अब मरोगे तुम सब। मैंने उसे मुड़कर देखा तो वो अब वहां से गायब हो गई थी। अब राज, सुशांत और जयदीप सब एक सुर में चीखे, भागो यहाँ से। जैसे ही हम वापस भागने के लिए मुड़े तो सामने रास्ता रोके डिसूजा खड़ा था। उसकी आंखें पत्थर जैसी चमक रही थी और चेहरा बहुत ही डरावना लग रहा था। उसके साथ साथ उसकी ही तरह नुचे शरीर और पत्थर जैसी आंखों वाले बहुत से लोग खड़े थे। सामने का रास्ता बंद देखकर फिर हम कबीले की तरफ भागे और तब तक डिसूजा ने जयदीप को अपनी गिरफ्त में ले लिया था। हम चारों लोगों ने जयदीप को अपनी तरफ खींचा, मगर वह टस से मस नहीं हो रहा था। हमारे लिए एक एक पल भारी था। जयदीप की गर्दन पर डिसूजा का शिकंजा कसता जा रहा था। उन भयानक चेहरों वाले लोगों का घेरा भी अब पास आता जा रहा था। हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा था कि अचानक मुझे पिस्तौल की याद आई। मैंने फुर्ती से अपनी पिस्तौल निकाली और फायर कर दिया। डिसूजा पर उसका कोई असर नहीं हुआ, मगर उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ी। उसका फायदा उठाकर हम चारों ने मिलकर जयदीप को खींच लिया। डिसूजा को पूरी ताकत से धक्का मारकर गिराया और भाग खड़े हुए, पर जयदीप उतनी तेजी से नहीं भाग रहा था क्योंकि वो घायल हो गया था। पीछे पीछे वह पूरा दल दौड़ा चला आ रहा था। हमने जयदीप का हाथ पकड़ रखा था। लगभग उसे घसीटते हुए ही हम भागे जा रहे थे कि तभी अचानक ठोकर लगने से जयदीप गिरा और उससे हमारा हाथ छूट गया। तब तक उन्होंने जयदीप को अपने शिकंजे में ले लिया। जयदीप चिल्लाकर हमसे बोला, तुम लोग भाग जाओ, मुझे छोड़ो, नहीं तो ये सब तुम्हें मार डालेंगे। बड़ा खौफनाक मंजर था। मौत सिर पर नाच रही थी और डर के मारे दिल इतनी जोर जोर से धड़क रहा था कि लगा अब दिल हलक के बाहर ही निकल जाएगा। हम जी जान लगाकर भाग रहे थे और जयदीप गला फाड़ फाड़ कर चिल्ला रहा था। उन प्रेतों ने उसे चीर फाड़ कर मार डाला। हाय मेरा दोस्त, मेरी आंखें आंसुओं से भर गई। बस यही पल मुझ पर भारी पड़ गया। राज ने जोर से चीखा, क्या कर रहे हो, जल्दी से भागो। तब तक मेरी पीठ पर दबाव पड़ा और अब देर हो चुकी थी। 2 प्रेत मेरी पीठ पर धक्का मारकर सवार हो चुके थे और मैं औंधे मुंह गिरा। ऐसा लगा कि अब मेरी सांस टूट जाएगी। मेरा दम घुटने लगा था और अब मैं बिल्कुल भी हिल नहीं पा रहा था। अब मेरा चेहरा बिल्कुल लाल पड़ गया था और आंखें बाहर को निकली आ रही थी। मैंने अपने जीने की उम्मीद छोड़ दी थी। अब जयदीप की तरह मैं भी अपने दोस्तों से कह रहा था कि तुम लोग भाग जाओ, लगता है अब मेरा समय आ गया है। लेकिन वो तीनों लोग वापस आ गए और वे मौत के उस मुकाम पर जहां करो या मरो वाली हालत हो जाती है। वे हाफते हुए बोले, नहीं दोस्त, हम 2 दोस्त खो चुके हैं, अब नहीं, अब जो भी होना होगा एक साथ ही हो जाएगा। ऐसा कहते कहते वे उन दोनों से भिड़ गए और पूरी ताकत लगाकर तीनों ने उन्हें धक्का दिया। उनके हटते ही मुझे मौका मिल गया और मैं फुर्ती से उठा और हम चारों लोग उन्हें धक्कियाते लड़ते हुए किसी न किसी प्रकार छूटकर भाग निकले। सामने कबीले वालों के घर दिखाई दे रहे थे और उसी एक घर में हम लोग घुस गए और हमने झट से कुंडी बंद कर ली। दरवाजे पर वो लोग धक्का मार रहे थे। अब हम कमरे में आ गए थे। तभी ऐसा लगा जैसे हमारा पैर किसी खोखली लकड़ी पर पड़ा हो। वह हट गया और हम नीचे गहराई में गिरते चले गए और किसी सख्त जमीन पर गिरते ही हम बेहोश हो गए। पता नहीं कितना समय ऐसे ही बीत गया, शायद सवेरा हो गया था। हम जिस जगह पड़े हुए थे वह कमरा जैसा लग रहा था, मगर कमरा नहीं था। पत्थर की चारों तरफ दीवारें थी और ऐसा लग रहा था जैसे कि किसी गुफा को काट छाट कर कमरे का रूप दे दिया गया हो। हमने कमरे से बाहर निकलकर टटोल टटोल कर चलना शुरू किया तो हमें आभास हुआ कि हम किसी गुफा में चल रहे हैं और काफी देर चलने के बाद आगे रास्ता बंद था। एक कोने में थोड़ी सी रोशनी छन कर आ रही थी। हमने जाकर देखा तो एक बड़ा सा पत्थर बाहर से ढका हुआ था। हम चारों ने मिलकर उसे हटाना चाहा तो वह बहुत हल्की सी हिली, तो हमारे मन में थोड़ी सी रोशनी की उम्मीद जागी। अब हमने धीरे धीरे उसको हिलाना शुरू किया तो वह थोड़ी थोड़ी खिसकने लगी और थोड़ी सी जगह बनते ही हम एक एक करके बाहर निकल आए।
बाहर जंगल था और हम जैसे ही बाहर निकले तो हमें अजीबोगरीब और डरावनी आवाज सुनाई देनी शुरू हो गई। ऐसा लग रहा था कि जैसे सैकड़ों भेड़िए मिलकर गुर्रा रहे हो। शायद वे प्रेत हमारे चारों तरफ मंडरा रहे थे और डर के कारण हमारे चेहरे सफेद पड़ रहे थे। मौत हमारे आसपास ही मंडरा रही थी और हम आंखें बंद किए हुए बस भगवान का नाम लिए जा रहे थे। जब कोई हलचल नहीं हुई तो हमने आंखें खोलकर देखा तो हमें बहुत आश्चर्य हुआ कि वे पास क्यों नहीं आ रहे थे। जरूर इसका कोई और कारण था और इसका भी जवाब मिल गया। पत्थरों के बीच खुला थोड़ा सा मैदान था और उसमें एक विशालकाय मूर्ति लगी थी। शायद कबीले वालों की कुल देवता की मूर्ति थी और उनके 6 हाथों में विभिन्न प्रकार के हथियार थे। त्रिशूल, तलवार, कटार, इसी प्रकार के और भी हथियार थे। उन हथियारों को हम सब लोगों ने एक एक करके ले लिया और अब हमारी समझ में आ रहा था कि किस वजह से वे प्रेत पास नहीं आ पा रहे थे और हमारी जान अभी तक बची हुई थी। वे कबीले वालों के कुल देवता की शक्तियों के डर से वे प्रेत पास नहीं भटकते थे। बड़ी हिम्मत करके हम चारों लोग अपने हाथों में एक एक हथियार थामे हुए आगे बढ़े तो वो पीछे हटने लगे। अब हमें अपने बचने का भरोसा हो गया था। हमने एक दूसरे से कहा, चलो आगे बढ़ो और ये पीछे से वार कर सकते हैं, इसलिए हथियारों को चारों तरफ घुमाते हुए चलो। अब हमने जंगल से बाहर की राह तय करनी शुरू कर दी। पीछे उन प्रेतों की पूरी टोली लगी चली आ रही थी। अब हम सभी दोस्त बहुत ही संभल कर जा रहे थे और डर के कारण हालत बहुत खराब हो रही थी, मगर जरा सा भी चूके तो मौत थी। लेकिन हम रास्ता भूल गए। जंगल की भूल भुलैया में हम लोग खो गए थे। धीरे धीरे घंटों गुजर गए। भूख, प्यास और डर और थकावट के मारे हम लोगों का बुरा हाल था। एक एक कदम चलना अब मुश्किल लग रहा था, मगर जान बचाने की खातिर हम गिरते पड़ते चले जा रहे थे। पीछे पीछे वे मौत के सौदागर, जान के दुश्मन और खून के प्यासे किसी भी क्षण जान लेने को आतुर चले आ रहे थे। आखिरकार हमें वो सड़क दिख गई। अब उस पर हम लोग चलने लगे। सड़क पर चलते चलते वे हमें अब भी दिखाई दे रहे थे। हमने पीछे मुड़कर देखा तो अभी भी वे वापस नहीं गए थे, मगर सड़क पर नहीं आ रहे थे। पता नहीं क्या बात थी। चलते चलते हम उसी जगह पर पहुंच गए जहां हमने कार खड़ी की थी। हमारे मन में इतनी दहशत बैठ चुकी थी कि अपनी कार भी निकालने में हमें डर लग रहा था। कार लाकर हमने सड़क पर खड़ी की क्योंकि हमें मालूम हो गया था कि यह सड़क सुरक्षित है। झोपड़ी में हम सभी उस बूढ़े के पास गए। बूढ़ा जैसे हम लोगों की ही राह देख रहा था। हमें देखते ही आश्चर्य से बोला, तुम लोग बच कैसे गए? तो हमने कहा, क्या मतलब है आपका? आप क्या जानते हैं इनके बारे में, तो हमें बताइए। हम सबकी निगाहें उसी बुढ़े पर थी। बुढ़े ने बताना शुरू किया कि पहले यह सब नहीं होता था। यहाँ के कबीले वाले खुशहाल जीवन व्यतीत करते थे और यहाँ जो भी आता था उसकी आओ भगत के साथ उनका पूरा ध्यान रखते थे। कबीले वाले पूरे जंगल को अपना घर मानते थे और यहाँ कोई आकर पेड़ पौधों से छेड़छाड़ करे उन्हें ये बिल्कुल भी पसंद नहीं था, क्योंकि जंगल होने के कारण यहाँ जड़ी बूटियां प्रचुर मात्रा में मिलती थी। तो दोस्तों, ये प्रेत कैसे बने? बूढ़ा और लड़की कौन थे और वे जंगल में क्या कर रहे थे? ये सभी सवालों के जवाब अब आपको आगे मिलेंगे। तो अगर स्टोरी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक कर देना। अब आगे। उस बूढ़े ने अपनी बात जारी रखी, मैं तुम्हें सब बताता हूँ, मगर तुम लोगों का हाल बहुत खराब है। बेटी, इनको वह जड़ी बूटी वाला रस पिलाओ। वह लड़की हरी चाय की तरह कुछ ले आई और सचमुच पीते ही सारी थकावट, दर्द सब दूर हो गया था। अब हम अपने आप को एकदम तरोताजा महसूस कर रहे थे। हमें स्वस्थ देखकर बूढ़े ने अपनी बात शुरू की। कबीले का मुखिया अपने उसूलों का पक्का था और अपने कबीले के हर परिवार का बहुत ख्याल रखता था। उसकी लड़की, लड़का और पत्नी खुशहाल जीवन जी रहे थे। जड़ी बूटियां, शहद और मोम, ये सारी चीजें जंगल से ले जाकर कबीले वाले बेच आते थे और उसमें से निश्चित हिस्सा मुखिया को देते थे और मुखिया की जिम्मेदारी थी कि दुश्मनों से बचाना और कुल देवता की पूजा करके आसुरी शक्तियों और बुरी आत्माओं से
कबीले वालों की रक्षा करना। तो एक दिन मुखिया की बेटी किरंची खरगोश के पीछे भागती हुई झरने के पास पहुंची। खरगोश को वह पकड़ने ही वाली थी कि वह छलांग लगाकर लंबी लंबी घास में कहीं गुम हो गया। वह पत्थरों पर खड़ी होकर इधर उधर देखने लगी कि तभी संतुलन बिगड़ा और वह गिरने को हुई। तभी उसे सरदार जम्बूनी ने संभाल लिया। वह मुस्कुरा उठी। तू आज काम पर नहीं गया? अरे काम पर ही तो था, पर मुझे पता था कि तू मुझसे मिलने जरूर आएगी और गिरने का नाटक भी करेगी, इसलिए मैं तुझे यहाँ संभालने ही तो आया हूँ। इस समय अधिकांश लोग जंगल में अपने अपने काम पर होते थे। इस बात पर दोनों एक साथ खिलखिलाकर हंस पड़े। इन दोनों की शादी होने वाली थी और कबीलाई रीति के अनुसार अब उनका मिलना मना था, फिर भी वे चोरी से मिलने आते थे। तभी अचानक गोली की चलने की आवाज 2 बार गूंजी। किरंची और जम्बूनी दोनों चौंक उठे और उनकी आंखों के सामने से हिरणों का झुंड भागता हुआ निकला और शिकारियों का झुंड उनके पीछे पीछे। जंगल में शिकारियों का प्रवेश हो चुका था और यह कोई अच्छा संकेत नहीं था। अचानक उनकी निगाह इन दोनों पर पड़ी और किरंची को देखते ही उन्होंने एक दूसरे की तरफ इशारा किया। बंदूक की नोक के बल पर एक शिकारी किरंची को पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। तभी किरंची ने अपने दोनों हाथों को मुंह पर बाजे की शक्ल सा बनाते हुए एक जोरदार विचित्र सी आवाज निकाली। एक शिकारी ने किरंची की हाथ को पकड़कर उसे अपनी तरफ खींचना चाहा, पर जम्बूनी ने अपने धनुष पर जहर लगा तीर चढ़ाकर छोड़ दिया, जो सीधे उस शिकारी के सीने में जाकर लगा। उसी के साथ दूसरे शिकारी की बंदूक गरज उठी। गोली की आवाज के साथ ही जम्बूनी जमीन पर गिर पड़ा। जम्बूनी को मरता छोड़ किरंची को अपने कब्जे में करके वे शिकारी वहां से चलने लगे। 6-7 लोगों के झुंड से बच निकलना असंभव था। तभी अचानक तीरों की बौछार आई और किरंची की संकेत ध्वनि सुनकर आसपास काम कर रहे कबीले वाले दौड़ते हुए आ गए थे। अब दोनों पक्ष आमने सामने थे। अपने 3-3 साथियों की मौत पर शिकारियों की आंखें क्रोध से सुलग उठी और उन्होंने अपनी बंदूकों की मार से थोड़ी ही देर में उन लोगों को मौत के नींद सुला दिया। इसी बीच किरंची छूट चुकी थी। वह भाग निकली और मरे हुए जम्बूनी का खंजर निकालकर उसे अपने सीने में घोंप लिया। अब वह अपनी अंतिम सांसें गिन रही थी और जम्बूनी और किरंची ने अंतिम बार एक दूसरे को देखा और मौत के आगोश में समा गए। अब शिकारियों और कबीलों वालों में दुश्मनी हो चुकी थी, तो मुखिया ने इस दुखद घटना को झेलकर अपने कबीले की सीमा कबीले के चारों तरफ सड़क तक बांध दी थी। अनेकों तांत्रिक अनुष्ठानों से पूरित भस्म से उन्होंने जो सीमा बांधी थी उसका उल्लंघन करने वालों की मौत निश्चित थी। फिर एक दिन मुखिया बाहर गया था। तभी रात को सोते हुए कबीले वालों पर पेट्रोल छिड़ककर उन शिकारियों ने आग लगा दी थी। कोई नहीं जग पाया था और सब लोग सोते ही सोते जिंदा जलकर भस्म हो गए। जब मुखिया लौटा तब राख के सिवा उसे कुछ नहीं मिला। मुखिया ने भी आत्महत्या कर ली और शिकारियों को रोकने वाला अब कोई नहीं बचा था। अकाल मृत्यु होने के कारण वे सभी प्रेत बन गए थे और तब से जंगल में घुसने वाले को वो दुश्मन समझने लगे थे। आश्चर्यजनक रूप से एक एक कर सभी शिकारियों की हत्या होने लगी। प्रेतों ने उन सबको मार डाला था और तब से ही यह इलाका प्रेतग्रस्त हो गया है। जो भी इसके अंदर गया वो बचा नहीं। तो मैंने पूछा, तो फिर हम लोग कैसे बच गए? उनके कुल देवता के हथियारों की वजह से। वहाँ का विधान ही यही था कि जब कोई भी मरता था तो उसकी आत्मा की मुक्ति के लिए वो पवित्र जल छिड़का जाता था। तुमने देखा होगा कि कुल देवता की मूर्ति के पास एक छोटा सा कुंड था। अगर तुम सब लोग वो मंत्र पूरित पवित्र जल सब जगह छिड़क दो तो उन सब आत्माओं को मुक्ति मिल जाएगी और यह सब काम तुम्हारे ही हाथों से होना लिखा है। तभी विधाता ने तुम्हें कुल देवता के पूजा स्थल तक पहुंचाया था। अब हमें फिर से एक भयानक कार्य को संपन्न करना था, पर अचानक मेरी आंखें फिर से भर आई। मेरे दोस्त जयदीप और डिसूजा ये भी तो भटक रहे होंगे। अपने दोस्तों का प्यार फिर से हमें वहां ले गया और बेहद सावधानी से हम फिर जंगल में घुसे। वही हाहाकारी भयानक आवाजें हमें घेर कर चले आ रही थी। इतनी ऊंची मूर्ति के दाहिनी तरफ छोटा सा कुंड था जो हमने उस वक्त डर के कारण नहीं देख पाया था। हम सब ने पानी की बोतलों में वह पानी भर लिया और मूर्ति के हथियार
हमने उनकी जगह पर लगा दिए थे। हम चारों लोगों ने पानी लेकर चारों तरफ छिड़कना शुरू कर दिया था। कई आग के गोले उठे और ऊपर चले गए। हमने फिर से बोतलें भर ली और बूढ़े के बताए अनुसार सीमा के अंदर सभी जगहों पर वह पानी छिड़क डाला। शायद कोई प्रेत आत्मा अब नहीं बची थी। तभी अचानक चमत्कार हुआ। जो रूप कबीले का था वह पलक झपकते ही गायब हो गया था। कुल देवता के पूजा घर जिसमें हम लोग जान बचाने के लिए घुसे थे, उसके अलावा कुछ भी नहीं था। जंगल में जो मनहूस, डरावना और अंधेरा माहौल था, अब उसकी जगह पत्तों से छनकर आती हुई धूप खूबसूरत लग रही थी। लेकिन ये सब कुछ मुझे जाने पहचाने लग रहे थे, पर याद नहीं आ रहा था कि ये सब मैंने कहाँ देखा था। तभी मेरे दिमाग में जैसे बिजली कौंधी। ये तो वही दृश्य है जिन्हें मैं सपनों में देखा करता था। इसका मतलब था कि यह मेरे ही हाथों होना था। भरी आंखों से डिसूजा और जयदीप को अलविदा कहकर हम बूढ़े की झोपड़ी के पास गए, पर ये देखकर भौचक्के रह गए कि वहाँ कोई भी झोपड़ी नहीं थी, केवल हमारी कार वहाँ खड़ी थी। हम परेशान होकर चिल्ला उठे कि कहाँ गए हो तुम लोग, और तुमने हमें बताया भी नहीं कि तुम लोग यहाँ क्या कर रहे थे। तभी मेरे कान में कुछ धीमी धीमी सी आवाज आने लगी, हम ही तो हैं किरंची और मुखिया। हम कुल देवता की पूजा करने वाले बुरी आत्मा कैसे बन सकते थे? मैं मुखिया होकर कैसे जन्मों जन्मों तक अपने कबीले वालों को प्रेत बनकर यातना भुगतने देता? मैं तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा था, इसलिए यहाँ रह रहा था। मैं अपनी बेटी को जान से भी ज्यादा चाहता था, तो आत्मा बनकर भी वह मेरे साथ रहकर अपने भाई, माँ और जम्बूनी की मुक्ति के लिए इंतजार कर रही थी। आवाज अत्यंत धीमी होने पर भी बिल्कुल साफ सुनाई दे रही थी। अब यह पानी हमारे ऊपर भी छिड़क दो। हमने उनके ऊपर और आसपास सभी जगहों पर वह पानी छिड़क दिया। आग के 2 गोले उठकर ऊपर चले गए। अब वहां का दृश्य बिल्कुल बदल चुका था। यह भी मैंने सपने में देखा था। भारी मन से हम सभी वापस कोलकाता लौट आए और मेरी वजह से मेरे 2 दोस्त मौत के मुंह में समा गए। मुझे हर पल यह गम खाए जा रहा है, पर आप ही बताएं इसमें मेरा क्या कसूर है? अब मुझे वे सपने नहीं आते और वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी से मुझे नफरत हो गई है। डॉक्टरी की पढ़ाई पूरी कर अब मैंने मानव सेवा का प्रण किया है। माँ बाप का हॉस्पिटल आगे चलकर मैं ही संभालूंगा और रोगियों की सेवा करके शायद मैं अपने आप को कुछ सुकून पहुंचा सकूं। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? आई होप आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो कमेंट बॉक्स में मुझे जरूर बताएं और वीडियो को लाइक कर देना। और अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना। तो चलिए मिलते हैं अगली कहानी में।